नमस्कार साथियों, न्यू वे स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें से हर बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो लास्ट ईयर का पेपर हो या जो आने वाले पेपर हो। हर बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी साहित्य के जितने भी पेपर हुए हैं उन सब में आप उठा के देख लीजिए, हर पेपर में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हैं। शुरू से लेकर अंत तक आपको ये वीडियो पूरा देखना है और कोशिश कीजिए कि आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि लिखा हुआ जो हाथ से हम लिखते हैं ना, वो हमारे दिमाग में लंबे टाइम तक स्थायी रहता है। तो आप अच्छे से नोट्स इसके बनाते जाइए और पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो साहित्य से संबंधित, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो हम ये सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का जो प्रारंभ है वह 19वीं शताब्दी से हुआ है। और 19वीं शताब्दी से लेखन प्रारंभ तो हो गया था, परंतु वह व्यवस्थित इतिहास लेखन नहीं था। उसमें कवियों का जीवन व्रत और उसका कृतित्व था, केवल जीवन व्रत और कृतित्व था, सामान्य परिचय, जिसको हम इतिहास लेखन नहीं कह सकते। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के आधार ग्रंथ हैं वार्ता ग्रंथ, जिसमें प्रारंभ में वार्ता ग्रंथ थे, जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा। तो ये सभी वार्ता ग्रंथ जिसमें लेखकों का और कवियों का केवल जीवन परिचय और उनका कृतित्व, सिर्फ ये 2-3 चीज़ें ही थी जो इसमें दी हुई थी, तो हम इसको इतिहास ग्रंथ नहीं मान सकते। सही मायनों में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी द्वारा फ्रेंच भाषा में किया गया है। और इनका जो ग्रंथ था वो फ्रेंच भाषा में था। इस्तवार द ला लिथ रेत्यूअर एंदवी हिंदुस्तानी, जो इनका ग्रंथ था ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया, परंतु इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का पहला प्रयास किया। तो ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फ्रेंच भाषा में किया, परंतु हिंदी विषय के इतिहास को लिखने का पहला प्रयास किया, इसलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। और इनका जो ग्रंथ है वह 2 भागों में विभक्त है। तो इनका जो प्रथम प्रकाशन हुआ वह 1839 ईस्वी में हुआ, प्रथम भाग। और ये प्रथम प्रकाशन जो हुआ उसका द्वितीय भाग जो है वो 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसी प्रकार जो इनका द्वितीय संस्करण है गार्सा द तासी के इतिहास ग्रंथ का, वह 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो 3 खंडों में विभक्त है। तो ये आप इसकी ये सन याद रखिए। और हिंदी साहित्य का जो लेखन का प्रथम प्रयास किया गया फ्रेंच भाषा में, वो गार्सा द तासी ने किया, ये आपको याद रखना है। इनके ग्रंथ का नाम याद रखना है, साथ ही ये सन का याद रखना है कि 2 भागों में प्रकाशित हुआ, और ये सन याद रखना है आपको। इसी प्रकार इनके इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णानुक्रम अनुसार है, मतलब कि वर्ण क्रम के अनुसार इन्होंने विवरण दिया। लेकिन हाँ, हिंदी का जो इतिहास लिखने का पहला प्रयास किया, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। गार्सा द तासी के इस ग्रंथ का इतिहास हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णवे ने हिंदवी साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी में प्रकाशित करवाया।
1883 के जो ग्रंथ था जो फ्रेंच भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल 1873 ईस्वी में। ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का। इतिहास लेखन की जो परंपरा थी, उसी में जो दूसरा प्रयास किया ताशी के बाद शिव सिंह सेंगर ने किया, और इनके ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज। इनका सन था, ग्रंथ के प्रकाशन का सन था 1883 ईस्वी, और इसमें इन्होंने 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियसर कृत द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में प्रकाशित हुई। तो ये जो ग्रंथ लिखा गया, ये जॉर्ज ग्रियसर द्वारा लिखित हैं, और यह अंग्रेजी भाषा में है। हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ, इसको सही मायने में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कवि हैं, कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा प्रवृत्तियों का स्पष्टीकरण किया है। तो हम हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ इसको मानते हैं सही मायनों में। और जो जॉर्ज ग्रियसर हैं, इन्होंने अपने आधार ग्रंथ के अंदर ताशी और शिव सिंह सेंगर के ग्रंथों को लिया, साथ में भक्तमाल, गोसाई चरित्र और हज़ारा, इन ग्रंथों को भी इन्होंने अपने आधार ग्रंथ में लिया। मतलब कि जहाँ से इन्होंने सामग्री प्राप्त की इतिहास लेखन की, वो इनकी ये आधार ग्रंथ है। 17 रचनाओं का उल्लेख किया है इन्होंने। मतलब कि ये जो ग्रंथ हैं ताशी, शिव सिंह सेंगर, इनके अलावा 17 रचनाओं का इन्होंने आधार ग्रंथ के रूप में उपयोग किया है। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य इस रूप में किया है। सबसे पहले इन्होंने आदिकाल को चारण काव्य कहा, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य। तो ये इनके क्रम था साहित्य इतिहास का विकास क्रम। इसके बाद में इन्होंने 16वीं 17वीं शती के युग को भक्तिकाल नाम दिया। भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा। 16वीं व 17वीं शती के युग को भक्तिकाल को यानी हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदी साहित्य के लिए कि उन्होंने भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा। तो ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है कि भक्तिकाल को स्वर्ण युग किसने कहा, किसके इतिहास ग्रंथ में उन्होंने ये बताया कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल स्वर्ण युग है। तो ये कहा जॉर्ज ग्रियसर ने। इतिहास लेखन की परंपरा में आगे हम चलते हैं मिश्र बंधुओं कृत मिश्र बंधु विनोद। तो ये मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त हैं। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए, चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। और आपके ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि मिश्र बंधुओं में नाम बताइए उनके मिश्र बंधुओं के। तो ये श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। साथ में आपको ये जो चार भागों में विभक्त हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त हैं। तो ये 4 भागों में विभक्त हैं। 1913 में प्रकाशित हुआ प्रथम भाग, और प्रथम 3 भाग, और चतुर्थ भाग जो 1934 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने 5000 कवियों का जीवन वृत्त का वर्णन इसमें अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने का प्रयास इन्होंने किया है, और कवियों का सापेक्षित महत्व निर्धारण हेतु उनकी श्रेणियां बनाई है। कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय
मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है कि जो कवियों के परिचयात्मक विवरण हैं ये इन्होंने मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं जब इन्होंने अपने ग्रंथ का निर्माण किया। आगे है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य में, जिनका अद्वितीय स्थान है और जिनके ग्रंथ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। इन रामचंद्र शुक्ल की दी हुई हर कोटेशन, इनके दिए हुए हर कोटेशन, साथ में इनके ग्रंथ, इनको तो हमें कहीं छोड़ना ही नहीं है हिंदी साहित्य में अगर हम पढ़ रहे हैं तो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इनका ग्रंथ, तो इस तरह से इन्होंने हिंदी की जो इनका ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, अपना जो ग्रंथ इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा है। अब जो इनकी कोटेशन है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का सिंचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये कितनी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये कोटेशन तो आपको घोट के पी जाना चाहिए क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या की है। ठीक है, इस तरह से हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में उन्होंने बांटा है। भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में उन्होंने विभक्त किया है। पहली शाखा है भक्ति काल के अंदर उन्होंने क्या करा है कि भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में उन्होंने विभक्त किया है। भक्ति काल, निर्गुण धारा और सगुण धारा, ये 2 धाराओं में इन्होंने बांटा है भक्ति काल को। फिर निर्गुण धारा को ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। ज्ञानाश्री शाखा में हम कबीर को देखते हैं और प्रेमाश्री जो सूफ़ी काव्य है, इसमें जायसी हैं, जितने भी सूफ़ी संत हुए हैं वो सब हैं। और सगुण काव्य धारा जो है इनकी राम भक्ति शाखा, तुलसीदास वाली, कृष्ण भक्ति शाखा, ये सूरदास वाली। 1000 कवियों को स्थान दिया है इन्होंने, 1000 कवियों को स्थान दिया है अपने ग्रंथ में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, उनके इतिहास ग्रंथ में इन्होंने 3 ग्रंथ रचे हैं जिसमें इतिहास का वर्णन है हिंदी साहित्य के। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। तो ये 3 ग्रंथ हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनका क्रम भी पूछा जाता है और वैसे भी ये पूछा जाता है कि ये ग्रंथ किसका है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने परंपरा को महत्व दिया है, मतलब कि परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित किया है। अब आचार्य द्विवेदी जी ने कहा है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। इनका मानना है कि ये जो इस्लाम का भारत में आविर्भाव हुआ, उससे भक्ति काल या उससे हिंदुओं में भक्ति उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इस्लाम के प्रभाव से व्यक्ति भक्ति की तरफ मुड़ा। आगे इतिहास लेखन के इसी क्रम में आगे जो हैं हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इन्होंने 1938 में इसका ये ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और इन्होंने 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि को ही लिया है। उसके बाद इन्होंने
नहीं लिया। मतलब कि 693 से 1693 तक की काल अवधि पर इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त किया है। निर्गुण ज्ञानश्री शाखा को संत काव्य, निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी शाखा को प्रेम काव्य। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि निर्गुण ज्ञानश्री शाखा को संत काव्य किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी शाखा को प्रेम काव्य किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। वीर गाथा काल को चारण काल कहा। ये प्रश्न भी कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है कि वीर गाथा काल, जो कि आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा, जिसको हम आदिकाल कहते हैं, उसको चारण काल नाम किसने दिया? रामकुमार वर्मा ने। चारण काल से पूर्व संधि काल भी जोड़ा, तो उन्होंने आदिकाल के अंदर क्या? चारण काल नाम दिया, और चारण काल से पूर्व इन्होंने संधि काल भी जोड़ा। अपभ्रंश के पहले कवि, अपभ्रंश भाषा के जो पहले कवि है स्वयंभू, उनको हिंदी का प्रथम कवि माना, और इसी आधार पर हिंदी साहित्य का आरंभ इन्होंने 693 ईस्वी से माना, क्योंकि 693 ईस्वी स्वयंभू का समय है। तो विक्रम संवत 750 विक्रम संवत हो गया हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 750 विक्रम संवत माना है। रामकुमार वर्मा का साहित्य भक्ति काल तक ही सीमित है। मतलब कि इन्होंने केवल 693 से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि को लिया, जो केवल भक्ति काल तक ही सीमित है। आगे है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। इसमें भी क्या है कि 16 खंडों में ये प्रकाशित हुआ है। इसमें बहुत से कवियों ने अलग अलग भागों की रचना की है। आगे है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कृत हिंदी साहित्य। ये हिंदी साहित्य में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल में विभक्त किया है। प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया है। रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा को भी इन्होंने स्थापित किया है। रासो काव्य परंपरा का स्थापन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखें।